हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। जी हाँ, अध्याय कौन सा है भाई? कर्मनाशा की हार। जी हाँ भाई, कर्मनाशा की हार। और लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित कर्मनाशा की हार। तो आइए जानते हैं, एक बार नजर डालते हैं कि भाई इस अध्याय में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आता है लेखक का जीवन परिचय। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जब भी कोई क्लास कराता हूं, जब भी मैं, चाहे गद्य खंड से हो चाहे वो पद्य खंड से हो, सबसे पहले लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री का जीवन परिचय आता है। क्योंकि जितना जरूरी पाठ उतना ही जरूरी होता है लेखक, लेखिका और कवि कवित्री का जीवन परिचय। क्लियर है? इसके बाद हम परिचय करेंगे, सारांश करेंगे और एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट, एक एक बिंदु पर, जैसे कि कैरेक्टर का चरित्र, कथा क्या कह रही है, कि सारांश में क्या बताया जा रहा है, ये सब हम आखिर इस अध्याय के अंदर जानेंगे। और उसके बाद करेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो, तो फटाफट से एक पेन उठाओ और एक कॉपी लो, ताकि आपको अपने नोट्स खुद बनाने का मौका मिले। जी हाँ भैया, खुद नोट्स बनाने का मौका जब मिलता है तो भैया समय निकाल कर जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि अपने खुद के बनाए हुए नोट्स पर इंसान को जितना भरोसा होता है, हो सकता है शायद दूसरे के बनाए हुए नोट्स पर ना हो। क्लियर हो गया? ये नोट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हम पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये छोटे छोटे नोट्स के ज़रिए हम एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? लिखने से क्या होता है? लिखने से एक तो राइटिंग अच्छी होती है, दूसरी आपकी स्पीड बनती है। तो भाई जब तक आप आदत नहीं डालोगे लिखने की, तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। और स्पीड का भाई एग्ज़ाम में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, इसके लिए आपकी स्पीड का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अगर आज आपने इस पर काम नहीं किया तो आगे चल के जब बड़ी क्लास में जाओगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना कि हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, 1 क्वेश्चन छूट गया, इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है स्पीड का ना होना। क्लियर है? तो फटाफट से अपनी स्पीड बनाओ। क्लियर है? और ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, एक ऐसी आदत डालो जो कॉपी और पेन के साथ ही बैठेंगे। जैसे कि मानो ऑफलाइन क्लास चल रही है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो फटाफट इसको शेयर करो ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो। आओ चलते हैं, एक संक्षिप्त जीवन परिचय ले लेते हैं भाई। 1921 जन्म इनका हुआ था। 1929 में कहाँ हुआ था? जलालपुर, बनारस में। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? भाषा है हिंदी। विधाएं कौन कौन सी? उपन्यास लिखा करते हैं या कहानियां, निबंध और आलोचना, है ना। आलोचनात्मक कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। निबंध भी लिखे हैं इन्होंने, कहानीकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त हैं, और साथ ही साथ उपन्यासकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो इन विधाओं में ये लेख लिखा करते हैं। मुख्य कृतियों की बात करी जाए तो उपन्यास में क्या आएगा भाई? अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष, हनोज, दिल्ली दूर अस्त और औरत। वैश्वानर कहानी संग्रह की बात करी जाए तो भाई आर पार की माला, कर्मनाशा की हार। ये कर्मनाशा की हार जो कि आपका इस चैप्टर है जो अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर? शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, राग गुजरी, भेदिए। निबंध संग्रह की अगर बात करी जाए तो शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक। रिपोर्टाज की बात करें तो अंतरिक्ष के मेहमान। नाटक की बात करें तो घाटियां गूंजती हैं। आलोचना भी करी है इन्होंने। विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन, आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद। जीवनी की बात करें तो उत्तर योगी श्री अरविंद। संपादन किया है इन्होंने शांति निकेतन से शिवालिक तक का। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। समीक्षा करेंगे, कहानी की समीक्षा करेंगे। तो भाई कर्मनाशा की हार, ये डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह की सामाजिक कहानी है। क्या है ये? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, कर्मनाशा की हार गद्य की कौन सी विधा है? तो भाई क्या है ये कहानी है। किसके द्वारा लिखी गई है?
डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी एक सामाजिक कहानी, सामाजिक ताना बाना बयां करती है कहानी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे अंधविश्वास फैले होते हैं, बहुत सारे कह सकते हो कि गलत चीज़ें आप देखते हो, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो समाज में ये सब आपको देखना पड़ता है। तो सामाजिक ताना बाना इस कहानी के अंदर बुना गया है और जिसमें ग्रामांचलीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, ये जो अंधविश्वास का जो माहौल है, क्या शहर और क्या गांव, यानी कि गांव में थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ग्रामांचलीय समाज के अंदर व्याप्त अंधविश्वास, अंधविश्वास क्या होता है कि लोग फैक्ट और फिगर पे नहीं जाते हैं, अपना पूरा पहले से चली आई प्रथाएं होती हैं जिनका कोई न सिर होता है न पैर होता है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। लोग अंधविश्वास में इस कदर डूबे हुए हैं कि आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर आप जाओगे तो अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय लोग आज भी बाबाओं और तांत्रिकों के पास ले जाते हैं झाड़ा लगवाने के लिए। इसको बोलते हैं अंधविश्वास। आज भी 21वीं सदी के अंदर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये अंधविश्वास जो है कम नहीं हो रहा है। अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा वर्ग संघर्षों की जीती जागती तस्वीर उतारी गई है इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के अंदर। और संक्षेप में कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं, कर्मनाशा की यार कहानी का सारांश देख लेते हैं पहले। तो कथानक की बात करें तो भैरव पांडे, पांडे मतलब पांडे, भैरव पांडे जो है ना, का छोटा भाई है कुलदीप मल्ला। भैरव पांडे इसमें क्या है, कहानी के मुख्य पात्र कह सकते हो आप। भैरव पांडे का छोटा भाई है कुलदीप मल्ला, है ना, कि विधवा लड़की फुलमतिया से अवैध संबंध करके सामाजिक कलंक का विषय बन जाता है। ध्यान से समझना, कुलदीप मल्ला की जो विधवा लड़की है फुलमतिया, इससे इसके अवैध संबंध हो जाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और समाज को कलंकित करके ये लोग क्या करता है, ये बेटा चला जाता है। क्लियर है। तो भैरव पांडे के छोटा भाई होता है कुलदीप, जो कि मल्ला की विधवा लड़की जिसका नाम होता है फुलमतिया, इसके साथ इसके संबंध होते हैं और सामाजिक कलंक का विषय बन जाता है। और ये गांव देहात में ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है बेटा, है ना। क्लियर। तो भाई कुलदीप भाई तथा समाज के भय से गर्भिणी प्रेयसी को छोड़कर भाग जाता है, यानी कि अपने बड़े भाई के डर से, है ना, समाज में बदनामी होगी, भय के कारण, डर के कारण वो जो अपनी प्रेमिका होती है, क्लियर, गर्भिणी यानी कि गर्भ से होती है, गर्भ से होती है, उसको छोड़ कर क्या है, ये भाग जाता है। और तभी कर्मनाशा की बाढ़ अपना उग्र रूप धारण करती है। तभी क्या होता है कि भैया बाढ़ का प्रकोप आ जाता है, बाढ़ का प्रकोप आ जाता है और ये उग्र रूप धारण कर लेती है। लोगों में ये अंधविश्वास पहले से ही घर कर गया कि भाई बिना नर बलि लिए कर्मनाशा की बाढ़ नहीं घटेगी। अब इसी को बोलते हैं अंधविश्वास, इसी को बोलते हैं अंधविश्वास। अब जब उन्होंने देखी कि भैया बाढ़ आ रही है, प्रलय आ रही है, तो भैया प्रलय आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ में तो भैया नुकसान होगा ही होगा। तो ये धारणा बना ली लोगों ने कि भैया ये जो बाढ़ आएगी ना, ये बिना नर बलि के, है ना, ये घटेगी नहीं। ये नर बलि मांगती है, जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक ये घटेगा नहीं, है ना, तब तक इसकी ये जो बाढ़ है ये घटेगी नहीं, ये कम नहीं होगी। तो ये जो आई है तो अपने साथ प्रलय लेकर आएगी। क्लियर है। तो ये अंधविश्वास प्राचीन परंपराएं हैं, शुरू से चली आ रही हैं, है ना। हो सकता है इस बाढ़ में किसी की मौत हो गई हो, तो लोगों ने ये धारणा बना ली कि भैया जब तक ये बाढ़ जो है नर बलि मांगती है, ये नर बलि मांगती है, तो जब तक ये नर बलि नहीं दी जाएगी तब तक ये घटेगी नहीं। और धनेसरा चाची के माध्यम से, धनेसरा जो चाची हैं, इनके माध्यम से फुलमतिया के काले कारनामे गांव वालों को मालूम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, एक की बात जब तक वो गांव मोहल्ले में 4, 10, 5 लोगों को ना बता दें तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। ऐसे आपके भी अगल बगल इर्द गिर्द घर में, पहाड़ पड़ोस में, रिश्तेदारी में या फिर आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, जब तक वो 3 की 5 ना लगा ले, यानी कि चुगली ना कर दे, कहने का तात्पर्य है ना, तब तक उसका खाना नहीं पचता बच्चे।
क्लियर है। तो ऐसे ही थी धनेसरा चाची, जिनके माध्यम से उसकी फुलमतिया के जो काले कारनामे थे ये गांव के लोगों को मालूम हो गया, यानी कि चर्चा का विषय हो गए। धीरे धीरे सबको पता लग गया, पूरे गांव में पता लग गया, और सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई उसी के भयंकर पाप का परिणाम सारे गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। अब लोगों ने देखो कैसी धारणा बना ली, एक तो वो गर्भ से है, एक तो वो गर्भ से है, पेट से है, तो लोगों में ये धारणा बना ली कि इसने पाप किया है और इसी का परिणाम है कि ये जो बाढ़ आई है, इसी के परिणाम से तो इसने भयंकर पाप किया है और इससे सारे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। क्लियर है बात समझ में? सारे गांव वाले इसकी चपेट में आ गए हैं। अतः फुलमतिया तथा उसके अबोध बच्चे को जीते जी कर्मनाशा की बाढ़ में फेंककर इस पाप से छुटकारा पाने का निश्चय किया जाता है। अब गांव वालों ने क्या सलाह की? गांव वालों ने क्या सलाह कही? ये जो फुलमतिया है और इसके पेट में, इसके गर्भ में जो बल रहा बच्चा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने क्या किया है, इसने घोर पाप किया है, इसने घोर पाप किया है। और ये जो कर्मनाशा की जो बाढ़ है ये बिना नर बलि के तो घटती नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको और इसके बच्चे को इसके अंदर झोंक देते हैं। एक तो नर बलि हो जाएगी, ये मर जाएगी, और ये बाढ़ का जो प्रकोप है ये भी हमारे से टल जाएगा। सोचो, तो ये अंधविश्वास नहीं तो ये क्या है? क्लियर? तो लोगों ने इसका निश्चय किया, फुलमतिया और उसके बच्चों को मारने का प्लान बनाया। फुलमतिया नवजात शिशु को लेकर कर्मनाशा के तट पर गांव वालों के साथ रोती बिलखती खड़ी है। अब एक दुखियारी अबला क्या कर सकती है? रो रही है, गिड़गिड़ा रही है ना, अपने जीवन की भीख मांग रही है, अपने नहीं तो अपने होने वाले बच्चे की जो है लोगों की दुहाई दे रही है। लेकिन गांव वालों केवल एक नहीं, गांव वालों के एक रत्ती भर भी जो है उस पर दया नहीं आई। वो केवल और केवल उसको मारना चाहते थे, उसको और उसके बच्चे को। तो रोती बिलखती जो है वो खड़ी हुई है बांध पे, तट पे, और उसी समय भैरव पांडे वैशाखी के सहारे पहुंचते हैं। उसी वक्त भैरव पांडे की एंट्री होती है ना, फिल्म में भैरव पांडे की एंट्री होती है। तो भाई पहुंचते हैं बांध पर, तो भाई उन्हें फुलमतिया के पाप की घटना से अवगत कराया जाता है। अब गांव वाले बताते हैं कि भैया इस तरीके से बेशक आपका भाई था, लेकिन इन दोनों ने क्या किया है, इन्होंने घोर पाप किया है, अनर्थ किया है, और इसी का परिणाम है कि भैया ये जो बाढ़ आई है, और बिना नरबली के ये घटेगी नहीं, तो क्यों ना इसकी और इसके बच्चे की बलि दे दी जाए। तो ये गांव वाले जो हैं वो भैरव पांडे को इस चीज़ से, घटना से अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं, और कुछ समय तक तो भैरव पांडे का स्वाभिमान जाग उठता है। क्लियर है? कुछ समय तो भैरव पांडे ध्यान से सुनते हैं, वो भी गांव वालों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि वो अलग तो है नहीं, लेकिन अगले ही पल उनका स्वाभिमान जाग उठता है, अगले पल जाग उठता है, और वे अपनी वंश मर्यादा की चिंता करने लगते हैं। क्लियर है? वंश और मर्यादा की चिंता करने लगते हैं कि भैया है ना, भाई ही सही कैसा भी था, लेकिन हमारी नाक कटा के चला गया, हमारी बेइज्जती करा दी, हमारे वंश का क्या होगा, है ना, हमारी मर्यादा, मान मर्यादा सब कुछ बनाया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। इस तरीके की चिंता करते हैं, लेकिन अगले ही पल, थोड़ी देर के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगले ही पल क्या होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मनुष्य है, मनुष्य के हृदय परिवर्तन होते हुए देर नहीं लगती। कब कौन सी चीज़ कब और कहाँ आपको समझ में आ जाए, कब कौन सी चीज़ आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो जाए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कहते नहीं कि ये एक ऐसा वाकया था जिससे मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई, यानी कि स्वभाव के ठीक विपरीत जो है ना, चले जाना, और वहाँ से पूरी ज़िंदगी जो है नया मोड़ लेती है। कुछ ऐसा ही वाकया होता है, हर किसी के जीवन में होता है कभी न कभी। तो वही अगले पल उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वे अकड़ कर विरोध करते हुए मुखिया को करारा सा जवाब देते हैं। अगले ही पल क्या होता है, एक पल तो अभी हाँ में हाँ मिला रहे थे, और अगले ही पल क्या होता है, उनका हृदय परिवर्तन होता है, और वो कहते हैं, आपने कहते नहीं इंसान का ज़मीर मिट जाता है, तो उनका ज़मीर जिंदा हो जाता है, और वो मुखिया को कहते हैं, है ना, उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। क्या कह रहे हैं, मुखिया को धमकाने लगे कि भैया इनकी बलि देने से ये कर्मनाशा की बाढ़ जो है ये कम नहीं होगी। क्लियर है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक अबला नारी को मारते हुए, उसके अजन्मे बच्चे को मारते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही।
इससे बाढ़ कम नहीं होगी। अरे भाई उसके लिए तुम्हें अपने पसीने बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। बांध ठीक करो जाके, बांध ठीक करो जाके। क्लियर है। और वे कुलदीप की कायरता को धिक्कारते हुए बच्चे को कंधे पर चिपकाए वह शाकी के सहारे खड़े हो जाते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। बेशक उनका भाई था, कायरतापूर्ण इन्होंने काम किया था, धिक्कारते हैं उसको। लानत है ऐसे व्यक्ति पर जो एक बच्ची को इस तरीके से जो है लोगों की उहापोस का जो कारण बना के चला गया, भाग गया, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। मुखिया व्यंग्य कसते हुए सामाजिक दंड की धमकी देता हुआ है, जिस पर भैरव पांडे कहते हैं कि समाज कर्मनाशा से कम नहीं है। क्लियर है। मुखिया क्या कहता है कि भाई समाज के अंदर ही रहते हो, सामाजिक दंड मिलेगा तुमको भी, और धमकाता है मुखिया। लेकिन उनकी एक नहीं सुनते हैं भैरव पांडे और कहते हैं कि जो समाज है क्या ये कर्मनाशा से कम है क्या? किस समाज की बात कर रहे हो, किस दोगले समाज की बात कर रहे हो? यदि एक के पापों की गिनती की जाए तो सभी को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। अरे इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस समाज के लोग, कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर एक एक की गिनती निकाली जाए तो तुम लोगों ने भी जीवन में कोई ना कोई पाप किया होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। एक एक का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, कहो तो खोल के दिखाऊं। भैया परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा सबकी गिनती की जाए तो। और भैरव पांडे के साहस के आगे मुखिया और गांव के सभी लोग चुप हो जाते हैं। चुप होना पड़ता है भाई, और कर्मनाशा को भी हार माननी पड़ती है। कहानी का कथानक आंचलिक होने के साथ ही सामाजिक भी है, और ये यथार्थ के बहुत निकट है। ऐसा लगता है मानो ये कहानी हमारे ही आपके इर्द गिर्द घूम रही है, हमारे ही गांव में, हमारे ही समाज में, हमारे ही कस्बे में, हमारे ही मोहल्ले में ये कहानी घूम रही है। कहानी सुनते सुनते हम लोग भी, ऐसा लगता है कि हम भी इसी कहानी के पात्र हैं। कथा सूत्र बिखरा होने पर भी सुगठित और जिज्ञासापूर्ण है, कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिज्ञासा पैदा होती है। पात्र और चरित्र चित्रण करें तो कहानी के मुख्य पात्र हैं भैरव पांडे, फुलमतिया, कुलदीप, धनेसरा चाची और मुखिया कहानी के गौड़ पात्र हैं। मुख्य पात्र किसको बोला गया है? भैरव पांडे को बोला गया है। भाई जो भैरव पांडे के चरित्र विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, भैरव पांडे को अपनी झूठी वंश मर्यादा का बड़ा ध्यान रहता है, और इसीलिए वे कुलदीप और फुलमतिया के संबंध का समर्थन नहीं करते। क्लियर। एक सभ्य समाज में ऐसे संबंधों की कोई जगह नहीं होती। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। मान मर्यादा है ना, इज्जत आबरू सब कुछ एक व्यक्ति जो होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, ये सब देखता है, और भैरव पांडे भी उन्हीं में से एक थे। क्लियर है। तो भाई सभ्य समाज इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, किंतु कुलदीप के भाग जाने पर उनकी मानवीय नैतिकता जाग उठती है और वो भड़क उठते हैं, और वे कुलदीप को कायर मानकर बच्चे और फुलमतिया की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर है। मानवीय गुण, मानव का, एक मानव अपने सामने अगर किसी व्यक्ति के कहते नहीं, उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, उसके साथ कोई अनैतिक व्यवहार हो रहा है, और उसके साथ कोई गलत तरीके से कोई पेश आ रहा है, तो एक जो व्यक्ति होगा वो जरूर बोलेगा, जरूर बोला। और सभ्य समाज में रहता है तो भैया जरूर बोलेगा। क्लियर है। उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते थे भैरव पांडे। वे अंधविश्वासों का खुलकर विरोध करते हैं और मुखिया को ललकारते हैं कि गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं जो निष्कलंक हो, सब कलंकित है, सब कलंकित है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो भैरव पांडे प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति हैं, और वे नर बलि द्वारा बाढ़ रोकने के अंधविश्वास को नहीं मानते। क्लियर। और वे कहते हैं कि बाढ़ बांधने से रोकी जा सकती है, नर बलि देने से नहीं। और मुखिया ग्रामीण समाज की परंपराओं, अंधविश्वासों से ग्रस्त पुराने विचारों का समर्थक व्यक्ति है। मुखिया जो है वो भैया परंपराओं की दुहाई दे रहा है, अंधविश्वासों से ग्रसित है, क्योंकि लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि ये जो बाढ़ आई है ये बिना नरबली लिए कम नहीं होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कुलदीप की सुंदरता और यौवन से ईर्ष्या करता है, और भैया फुलमतिया और नवजात शिशु की बलि देने में वो अपनी क्रूरता और निर्ममता का पूर्ण परिचय भी देता है। कुलदीप तथा फुलमतिया समाज के सामान्य युवक युवती हैं जिनमें यौवन की अल्हड़ता है, उसमें समाज का विरोध करने का साहस नहीं है ना। जवान युवक युवतियां जो यौवन में जो है, इंसान क्या होता है, लोगों को अपनी जो इंद्रियां हैं उनको वश में करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मन बड़ा चंचल होता है, इस पर कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है।
क्लियर। और अक्सर अल्लड़ जवानी के अंदर लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं। क्लियर है। कुलदीप तो इतना कायर है कि वो फुलमतिया को प्रत्यक्ष रूप से अपनाने का साहस भी नहीं कर सकता। अगर प्रेम किया है तो भाई प्रेम किया है तो उसे अपनाओ भी तो सही, लेकिन ये डर जाता है। ये क्या करता है, अपने प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से अपनाने का साहस नहीं करता है, चुपके से भाग जाता है। धनेसरा चाची गांव की उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके पेट में कोई बात नहीं पचती। क्लियर है भाई, चुगली चाटी है ना, कि भाई इसकी लड़की क्या कर रही है, इसका लड़का क्या कर रहा है, अच्छा उसके आज तो उनके यहाँ ये बना था, उनके यहाँ ये बना था। तो एक घर की बात गांव के अलग अलग घरों में बताना, इसको बोलते हैं एक की बात दूसरे को बताना, इसको बोलते हैं चुगली। क्लियर है। तो ये जो धनेसरा चाची हैं, ये चुगली चाची के नाम से अगर बोले तो ये गलत नहीं होगा। क्लियर है। कोई पेट में इनकी बात नहीं पचती और दूसरे की कमजोरियों का कीचड़ उछालना ही जिनका काम है। पात्रों का चित्रण कथन, लेखकीय कथन तथा पात्रों के क्रियाकलापों द्वारा किया गया है, जो अत्यंत ही स्वाभाविक, सरल और स्पष्ट है। कथोपकथन, कहानी में कथोपकथन अत्यंत ही स्वाभाविक है, सरल है, व्यंग्यपूर्ण है और जिनमें ग्रामांचलीय मनोवृत्तियों का पूर्ण परिचय मिलता है। धनेसरा चाची और मुखिया की बातों में ग्रामीण महिलाओं की ईर्ष्या झांक रही है। क्लियर है। भैरव, कुलदीप और फुलमतिया की बातचीत में अधिकार है, भय और करुणा के दर्शन होते हैं। भैरव और मुखिया के वार्तालाप में भैरव पांडे का यहाँ पर साहस देखने को मिलता है, उनकी निर्भीकता और स्पष्टवादिता दिखलाई देती है, जिनके सामने किसी को कुछ कहने सकने की हिम्मत तक नहीं होती। क्लियर है। अगर आप कहते नहीं है कि परिवर्तन ही संसार का नियम, अगर आपके सामने कोई समाज के अंदर कोई गलत कार्य हो रहा है और अगर आपने नहीं उठाई तो जितने दोषी वो हैं उससे कहीं ज्यादा दोषी आप हैं। क्लियर है। किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो यहां पर किसने आवाज उठाई, भैरव पांडे ने आवाज उठाई। क्लियर है। इस प्रकार कहानी में कथोपकथन अत्यंत ही संक्षिप्त है, स्वाभाविक है, तर्कपूर्ण है और नाटकीयता से परिपूर्ण है। अब वातावरण की बात करें तो वातावरण की दृष्टि से कहानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कर्मनाशा की भयानक जो है बाढ़ का बड़ा ही रोमांचकारी सजीव चित्रण यहाँ पर उड़ाया गया है। उसमें काव्यमयी चित्रमयता है। पाठकों को कहानी पढ़ते समय सारा दृश्य आंखों के सामने नाचने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे ही आसपास किसी गांव की घटना है, हमारे ही इर्द गिर्द, और हम भी पढ़ते पढ़ते हम भी इसी कहानी के अंदर डूबते से चले जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। चैत की रात, गर्मी से जली तपी कर्मनाशा तथा दूर तक फैले लाल रेत और चांदनी में चमकती सीपियों का बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ पर खींचा गया है। वातावरण के सजीव चित्रण की से कहानी में जान आ गई। क्लियर है। भाषा शैली की अगर बात करी जाए, भाषा शैली की बात करें तो कहानी की भाषा सरल और बोधगम्य है। इसमें हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू तथा देशज शब्दों के भी प्रयोग किए गए। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द, यानी कि जो शब्द संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते हैं, संस्कृत में जिन भाषा जो इस भाषा में जो शब्दों का यूज होता है वही हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यूज हों, उन्हीं को तत्सम कहते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। देशज शब्द मतलब जो हमारे देशी भाषा, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, तो दैनिक बोलचाल में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन देशज शब्दों का यहाँ पर प्रयोग भी किया गया है, जिससे कि भाषा अत्यंत ही प्रभावशाली बन गई है, इफेक्टिव बन गई है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से वर्णन में सजीवता आ गई है और प्रेमचंद की भाषा शिल्प की सारी विशेषताएं एक साथ ही कहानी में आ गई हैं। कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें व्यंग्य के पुट बड़े ही मार्मिक है। उद्देश्य क्या है कहानी का उद्देश्य क्या है? कर्मनाशा की या हर की कहानी का उद्देश्य क्या है? आगे क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे? सामाजिक अंधविश्वासों और परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर उससे ऊपर उठकर स्वस्थ मानवतावादी दृष्टिकोणों की स्थापना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि इस सभ्य समाज में आजकल अंधविश्वास की कोई जगह नहीं, अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। परंपरागत जो रूढ़ियां, उनको तोड़कर इससे ऊपर उठकर एक स्वस्थ मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है। मानवीय गुणों को यहाँ पर उकेरना कहानी का मुख्य उद्देश्य है।
भाई श्रम के महत्व को प्रतिस्थापित कर जन चेतना को एक नई दिशा प्रदान करना, यही कहानीकार का अपना दृष्टिकोण यहां पर दिखाई देता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कर्मनाशा की हार कहानी के नायक का यहां पर चरित्र चित्रण करना है ना, कैरेक्टर किस टाइप का है। तो भाई यहां पर भैरव पांडे जो हैं ये मुख्य कैरेक्टर यहां पर नायक के तौर पर उभरे हैं। क्लियर है। तो भैरव पांडे सिर्फ जो है शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित कर्मनाशा की हार नामक कहानी के मुख्य पात्र हैं। और ये जो गांव के कुलीन ब्राह्मण हैं, कुलीन ब्राह्मण की अगर बात करी जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में हमारी वर्ण व्यवस्था बंधी हुई है। 4 वर्णों में हमारी ये व्यवस्था है। और इस तरीके से अगर बात करी जाए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है इन्होंने, और इनका परिवार भरा पूरा है, एक भरा पूरा परिवार जो है इनका है। और इनके पुरखे एक नामी पंडित थे। इनके चरित्र की प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहला तो है ये धर्म प्रेमी, है ना। कौन है ये? जाति से कुलीन ब्राह्मण है, पिता नामी पंडित हुआ करते थे, ये भी धर्म प्रेमी हैं। भैरव पांडे एक धर्मनिष्ठ और कर्मकांड में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि पूजा पाठ करना, है ना, कर्मकांड में विश्वास रखना, तो ये इनका धर्म है। और वे अपने हाथ से सूत काट कर जनेऊ बनाते हैं और पहनते हैं। अपने ही हाथ से सूत काटते हैं, उससे जनेऊ बनाते हैं और फिर उसको धारण करते हैं। जनेऊ देख रहे हो आप, ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करते हैं, है ना, जनेऊ धारण, हाँ बिल्कुल वही जनेऊ। धर्म कर्म में लगे रहते हैं और पत्रा देखते हैं और सत्यनारायण की कथा बाँचते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में लीन रहते हैं, पत्रा वगैरह देखते हैं, है ना, पंचांग वगैरह जो छांटते नहीं है, इस तरीके से, और सत्यनारायण भगवान की कथा को ये कहते हैं। तो इससे आप कह सकते हो कि जो भैरव पांडे नाम के शख्स हैं ये धर्म के प्रति ज़्यादा ही सजग है। दूसरा क्या है इनका इफेक्ट, जो अगर बात करी जाए, जो साहसी और निर्भीक है। दूसरी क्वालिटी क्या है इनकी? साहसी भी हैं और निर्भीक भी हैं, भय से मुक्त हैं, यानी कि इन्हें डर वर नहीं लगता। तो भैरव पांडे परम साहसी और निर्भीक हैं, विपत्ति से नहीं घबराते। अरे भैया विपत्ति से क्यों घबराना, विपत्ति से क्यों घबराना, है ना। विपत्ति में इंसान को डटकर साहस के साथ जो है मुकाबला करना चाहिए। विपत्ति में दुम दबा के नहीं भागना चाहिए। विपत्ति में हमें खड़े रहकर विपत्ति का जमकर मुकाबला करना चाहिए। पिता की मृत्यु के बाद पिता का कर्ज, देखरेख के लिए दुधमुहा बच्चा और बाढ़ से ध्वस्त मकान मिला, किंतु वे घबराए नहीं और एक साहसी व्यक्ति के समान संपूर्ण विघ्न बाधाओं को झेलते हुए सम्मान के साथ कुलदीप का पालन किया। क्लियर? कुलदीप कौन था? इनका छोटा भाई था। क्लियर है? पिताजी के ऊपर कर्ज था, है ना, तो इसको अपने बच्चे की तरह इन्होंने पाला, बड़ा प्यार किया करते थे, है ना। बाढ़ से मकान इनका ध्वस्त हो गया था, डैमेज हो गया था, लेकिन फिर भी नहीं घबराए और डट कर इन्होंने इन समस्याओं का सामना किया तथा वंश की मर्यादा को बनाए रखने का इन्होंने प्रयास किया। हर किसी व्यक्ति के मन में होता है कि अपने जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल को हम आगे तक लेकर जाएं। एक जिम्मेदार नागरिक की एक जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ये अपने वंश की मर्यादा को बनाए रखना का इन्होंने प्रयास किया था। सच्चरित्र मतलब भैरव पांडे एक सच्चरित्र व्यक्ति के रूप में चित्रित हुए हैं और उसे अपने पूर्वजों के मान सम्मान का ध्यान है। गांव की बहू बेटियों को वो अपनी बहू बेटी समझते हैं और जब कुलदीप फुलमतिया से प्रेम करता है तो भैरव पांडे उसे डांटता भी है और फटकारता भी है। फुलमतिया से प्रेम करता था ना कुलदीप, तो वो इसे डांटा करता था क्योंकि घर की सभी बहू बेटियों को वो अपनी बहू बेटियों की तरह नज़र से देखा करते थे। वो सभ्य समाज के अंदर वो इस चीज़ को गलत मानते थे, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो उसको भी वो डांटा करते थे, ये गलत है। भातृ प्रेमी यानी भैरव पांडे को अपने भाई से अत्यंत प्रेम था। वो अपने छोटे भाई का पालन पोषण करता है और जब कुलदीप घर से भाग जाता है तो पांडे दुख के सागर में डूब जाता है। एक भाई को अपने बच्चे की तरह पालना, उसका लालन पालन करना और फिर एक दिन वो
घर से भाग जाए तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो वो दुख के सागर में क्या बोलते हैं, डूब जाते हैं। और कुलदीप की उनको बहुत याद आती है, क्योंकि एक घर का कोई बच्चा, कोई सदस्य जो आपकी आंखों के सामने रहता हो और वो एक दिन घर छोड़कर चला जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। बात सोचिए। वो सोचने लगता है कि भैया राम जाने कैसा होगा, सुखी आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी और अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था, है ना। अब मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसा होगा, है ना, कैसा होगा। अपने हाथ से निवाला भी उठा के नहीं खा पाता था, सोचिए। और सोचते सोचते, बोलते बोलते उनकी आंखों से बूंदें टपक रही हैं, आंसू टपक रहे हैं। भूखा बैठा होगा कहीं, वो कुलदीप को खोजता फिरता है, ढूंढ रहा है उसे। प्रगतिशील व्यक्ति भी है, वही कर्मनाशा की आर का भैरव पांडे प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है, और इसी कारण वह अंधविश्वासों का खंडन करता है। कहता है कोई ऐसा कृत्य मत करो जिससे मानवीय जो गुण हैं वो आपके लुप्त हो जाए। कहला इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए वो घोषणा करता है कि कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। क्लियर है, पूरा गांव जो है फुलमतिया को मारने पर तुला हो रहा है, उसके बच्चे को मारने पर तुला पड़ा है। क्लियर है, नरबली देने के लिए लालायित है। अब वो क्या कर रहे हैं, इस अंधविश्वास से पर्दा उठा रहे हैं कि गांव का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जिसने कुकृत्य ना किया हो। अगर गिनने बैठोगे तो सबके कुकृत्य निकल के आएंगे। इस हिसाब से तो सबको इस बाढ़ की चपेट में, नरबली में झोंक देना चाहिए। क्लियर। तो भैया नरबली से बाढ़ कम नहीं होगी, क्या होगा, बांध बनाना पड़ेगा। बांध पे जाओ, रोकना पड़ेगा भाई। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। क्लियर है, बाढ़ आपको बहा के ना ले जाए, आपके जन और धन की हानि ना हो, इसके लिए आपको बाढ़ सही करने पड़ेंगे, बांध जो है वो सही करने पड़ेंगे। और इस प्रकार भैरव पांडे का चरित्र एक आदर्शवादी, गंभीर, सच्चरित्र, विचारशील तथा प्रगतिशील विचारों के मानव का चरित्र है, और जो समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास करता हुआ आपको मिलेगा। आगे बढ़ें, चलो अब प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपको आएगा यहाँ पर कि कर्मनाशा की हार कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक और नाटकीय हुआ है। इस कथन पर अपने विचार संक्षेप में लिखने हैं, अथवा कर्मनाशा की हार कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया है, इसको स्पष्ट करना है। तो श्रीमान शिव प्रसाद सिंह जी जो इसके लेखक हैं, है ना, इनके द्वारा लिखित कहानी है कर्मनाशा की हार, अपने संपूर्ण स्वरूप में एक ऐसे भारतीय गांव की कहानी है जहां पर अंधविश्वास फैला हुआ है, रूढ़िवादिता है, ईर्ष्या है तथा बाहरी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए चिंताग्रस्त लोगों का एक समुदाय है। क्लियर। फुलमतिया बोलते हैं। और एक चीज और है, गांव के अंदर जो है नामों को बिगाड़ दिया जाता है ना। जैसे किसी का नाम संतोष है, उसको संतोषिया बोल दिया जाएगा, संतोषवा बोल दिया जाएगा। यानी कि कोई भी नाम हो, तोड़ मरोड़ कर उसको बिगाड़ना, ये कोई गांव के लोगों से सीखे। तो फुलमत को फुलमतिया बोलते थे। ये क्या है, ये एक विधवा है, ये एक विधवा है, यानी कि इसके जो पति का देहांत हो गया है। क्लियर। ये एक विधवा नारी है और जो कुलदीप से प्रेम करती है, इसे कुलदीप से प्रेम हो जाता है, कुलदीप भी इसको प्रेम करता है। इस प्रेम को कुलदीप का भाई भैरव पांडे भांप जाता है, जान जाता है कि भाई कुलदीप जो है गलत दिशा में जा रहा है। भैरव पांडे भांप जाते हैं और भैया फुलमत एक विजातीय विधवा है, यानी कि उसकी जाति की नहीं। गांव में जात पात बहुत होती है, विजातीय विधवा है। भैरव पांडे जानता है कि कुलदीप फुलमत से किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकता, और अतः वह अपने भाई को डांटता है, और इसी कारण कुलदीप घर छोड़ के भाग जाता है। अब फुलमतिया जो होती है कुलदीप के बच्चे की मां बन जाती है। गांव में यह अंधविश्वास है कि कर्मनाशा के पानी का विकराल रूप फुलमतिया के कुकर्म का ही परिणाम है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और इसी कारण गांव वाले फुलमत और उसके मासूम बच्चे को कर्मनाशा की उफनती धारा में फेंक देना चाहते हैं, यानी कि एक तरह से नरबली भी हो जाएगी और भैया ये बाढ़ का प्रकोप हमसे टल जाएगा। भैरव पांडे अंतर्द्वंद का शिकार है। उसकी आत्मा ये स्वीकार नहीं करती कि खानदान प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यताओं की बलि वेदिका फुलमत और उसके मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी जाए। वो वहां जाकर घोषणा करता है कि फुलमत उसकी बहू है,
उसे अपना लेता है। क्या करता है? वो उसको अपना लेता है। फुलमत, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका जो बच्चा है, अब तो जाहिर सी बात है कुलदीप का अंश है, तो वो एक तरीके से उसे अपना लेता है, यानी कि उसे अपनी बहू को स्वीकार कर लेता है, बहू स्वीकार कर लेता है। जब गांव वाले फुलमतिया के पाप कर्म के दंड की बातें करते हैं तो वो कहता है कि गांव में कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया है ना? यहां तो सारे पापी हैं, है ना? कौन ऐसा है व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया है? उसके पापों को वो गिनाने लगे तो कर्मनाशा में भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी। इस कहानी का अंत विधवा विवाह तथा अंतर जाति विवाह के आदर्शों का समर्थन करता हुआ है। गांव और के समर्थ व सम्मानित कहलाने वाले लोगों की पोल खोलता हुआ समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर प्रहार करता है, किंतु कहानी का ये अंत नाटकीयता से भरा हुआ है। इसी कारण इसमें स्वाभाविकता का अभाव है। कहानीकार ने कहानी की रचना करते समय इस अंत की योजना किया था, यह नाटकीय हो गया है, फिर भी इस कहानी का अंत मर्मस्पर्शी और पाठकों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। यानी कि किस तरीके से एक विधवा को अपनी बहू के रूप में क्या बोलते हैं, स्वीकार कर लेता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसका कहानी का जो अंत है वो बहुत ही सुखद है, हैप्पी एंडिंग बोल सकते हो आप। चलो, अंधविश्वास और विश्वास में क्या अंतर है? कर्मनाशा के बारे में अंधविश्वास विश्वास किस रूप में प्रचलित है? तो विश्वास वो होता है जो देखा पढ़ा या समझा हुआ हो, और कोई बात जो देखी हो, पढ़ी हो या अपनी बुद्धि से समझी हो वो विश्वास मानी जाएगी। लेकिन पुरानी समय से चली आ रही बिना अनुभव की बात अंधविश्वास कहलाई है ना? जिसके न सींग होते हैं, न पैर होते हैं, न हाथ होते हैं, है ना? क्लियर? न किसी ने देखा, न किसी के साथ हुआ, चली आ रही है जी, पुराने जमाने से चली आ रही, पुरानी परंपरा है। हम किसी पुरानी रीति पर बिना सोचे समझे और जाने विश्वास करने लगे, उसे ही हम अंधविश्वास कहते हैं। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वो फिर हरा नहीं हो सकता। तो कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों का एक विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी में बाढ़ आए तो बिना मनुष्य के बलि लिए लौटती नहीं है। ये क्या? ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। पिछले साल जब नदी का पानी नई डीह से जा टकराया था तो ढोल के वह चली, गीत की कड़ियां मुरझाकर होठों से पपड़ी की तरह छा गईं, और सूखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, किंतु बड़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही, और यह उनका अंधविश्वास था। बाढ़ का आना और उतरना उसे बलि देने या ना देने से कोई संबंध नहीं है इसका। अंत में इस मिथक को भैरव पांडे ने तोड़ा कि नदी की बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाओ, तब उसका पानी रुकेगा। बलि देना एक अंधविश्वास है जो आज के समाज में समाप्त होना चाहिए। ये एक गलत परंपरा है, ये एक गलत परंपरा है जो कि भैरव पांडे ने इसे रोकने का भरपूर प्रयास किया। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, नई डीह की सामाजिक चेतना किस प्रकार की थी? 2 उदाहरण यहाँ पर देने हैं। तो नई डीह गांव कर्मनाशा नदी के किनारे ऊंचे स्थान पर बसा हुआ था, और यहाँ के लोग अधिकतर अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, और अंधविश्वासों में घिरे हुए थे। उनका विश्वास था कि एक बार यदि कर्मनाशा नदी का पानी बढ़ आए तो बिना मनुष्य के बलि लिए नहीं लौटता। तो ये क्या है? ये अंधविश्वास ही तो है, इसी को तो बोलते हैं अंधविश्वास, है ना? हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नई डीह वालों को नदी की बाढ़ का खौफ नहीं था। वे गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती, और मुखिया जी के द्वार पे लोग बाग इकट्ठे होते, और कजली सकम की ताल पर ढोलकें ठनकने लगती, और गांव के लोग ई बाड़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते। और भैया क्योंकि बाढ़ उनके किसी का जिया नहीं लेती थी, किंतु पिछली साल नदी में बाढ़ आ गई। सूखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की, और 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, किंतु बड़ी नदी का हौसला कम नहीं हुआ। एक अंधी लड़की और अपाहिज बुढ़िया पानी में बह गई, और यहाँ के लोग नदी के इस उग्र रूप को देखकर कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग जो है मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की, और 1 वर्ष बाद फिर ऐसा ही दृश्य उपस्थित हो गया। 1 साल के बाद फिर से वही दृश्य जो है देखने को मिला लोगों को। प्रलय का संदेश था। नई डीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी, यानी कि
लोग उदास थे, लोग उदास थे। और एक दिन शाम के समय नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी और पांडे ने लोगों से इसका कारण पूछा। तो एक व्यक्ति ने पांडे को बताया कि बाढ़ को रोकने के लिए फुलमतिया को और उसके बच्चे को नदी में फेंक रहे, नदी में फेंक रहे, यानी कि नरबली के रूप में। क्लियर है? क्योंकि फुलमतिया ने पाप किया है। छबीले ने पांडे से पूछा, क्यों क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? तो पांडे ने कहा हाँ कहकर आगे बढ़े। हाँ हाँ उतर जाती है। पहले तो पांडे ने सोचा कि चलो अच्छा है, फुलमती से पीछा छूट जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्योंकि इज्जत प्यारी थी, इज्जत प्यारी थी ना, मान सम्मान प्यारा था। अब भैया फुलमती अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी, रो रही थी, बिलख रही थी, भीख मांग रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसकी बूढ़ी माँ बेजार हो रही थी। किंतु भैया आज मैं जैसे मनुष्य से पसीजना छोड़ दिया था, अपने अपने प्राणों का मोह उन्हें पशुओं से भी नीचे उतार चुका था। मनुष्य नाम की कोई चीज नहीं थी, मनुष्यता के गुण एकदम खत्म हो चुके थे। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोगों का यह अंधविश्वास था कि कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए, बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। और मुखिया के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोलने की। मुखिया ने पांडे से पूछा कि उसकी क्या राय है। तो पांडे का दिल पसीजा, उसने फुलमतिया से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, मेरी राय पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो, कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चों और एक अबला की बलि से नहीं रुकी। उसके लिए उन्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना पड़ेगा, बांध ठीक करने पड़ेंगे, तब जाके बाढ़ रुकेगी। कुलदीप कायर हो सकता है, वो अपने बहू बच्चे को छोड़ के भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मां को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं हूं उस पोते, मैं हूं, ये मेरा पोता है और मैं हूं उसका दादा। उसको बहू के रूप में स्वीकार करता है। और तब मुखिया ने कहा कि इसने पाप किया है पांडे जी। तो इस पर पांडे ने कहा कि किसने पाप नहीं किया, यदि वो सबके पाप गिना दें तो सभी को नदी में अपनी बलि चढ़ानी होगी, है ना। इस उत्तर के बाद कोई कुछ बोल नहीं सका और इस प्रकार पांडे ने उसकी जान बचाई और उन्हें अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार कहानी संदेश को प्रस्तुत करते हुए बताइए कि ये कहानी आज के समय में कितनी उपयुक्त सिद्ध होती है। तो जानिए, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित एक चरित्र प्रधान सामाजिक कहानी है और जिसमें समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का डटकर विरोध किया गया है। और ये कहानी प्रगतिशीलता और मानवतावाद का संदेश देती है। इसमें अंधविश्वास को खंडित किया गया है, वंश मर्यादा का मिथ्या मोह से मुक्त होने की आकांक्षा तथा मानवता की विजय को उद्घोषणा की गई है। उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करना तथा उसके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश भी इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। और इस कहानी द्वारा जातिगत रूढ़ियों को तोड़ने और व्यक्तिगत और सामाजिक किसी भी प्रकार के शोषण के विरोध में आवाज उठाने का यहाँ पर संदेश दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है भाई। कर्मनाशा की हार कहानी आज के समय में भी बिल्कुल उपयुक्त है। ये कहानी आज के सिनेरियो में एकदम फिट बैठती है। क्लियर है? देश की सामाजिक व्यवस्था आज भी जातिगत समीकरण के आधार पर कार्य कर रही है। आज भी देश के अंदर ये अंधविश्वास जो है कायम है, जाति व्यवस्था आज भी कायम है। तो ये कहानी आज के इस सिनेरियो में इसका बड़ा महत्व है। ये अवश्य है कि आज विधवा विवाह और अंतरजाति विवाह कुछ लोगों द्वारा स्वीकृत होने लगे हैं। क्लियर है? परंतु अभी भी अधिकतर लोगों द्वारा इसका विरोध ही हो रहा है। अंधविश्वास आज भी कम नहीं है। आज भी लोग देवताओं को खुश करने के लिए बलि देते हैं। आज भी लोग देवताओं को खुश करने के लिए बलि देते हैं। क्लियर है? पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ये समाप्त नहीं हुआ। आज भी लोग विजातीय शादी करने पर जान तक ले लेते हैं। आज भी अगर कोई इंटरकास्ट जो है अपनी कास्ट से हटकर अगर कोई दूसरी कास्ट में शादी कर ले तो आप देखते होंगे लोग जान ले लेते हैं, जान ले लेते हैं। क्लियर है? आज भी तो ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। कर्मनाशा की हार कहानी निश्चित रूप से आज के संदर्भ में भी उतनी ही उपयुक्त है। यह समाज को आईना दिखाती है, समाज को आईना दिखाती है। व्यक्ति 21वीं सदी के अंदर जा रहा है और हम लोग अभी भी उन्हीं पुरानी परंपराओं में उलझे हुए हैं, उन्हीं अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं, है ना। व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क को बदलना पड़ेगा। अंधविश्वासों, पुरानी रूढ़िवादी सोच को किनारे कर कर हमको नए प्रगति के नए नए आयाम खोलने पड़ेंगे और हमको इन सब चीज़ों से क्या होगा, मुक्ति दिलानी पड़ेगी।
क्लियर है? तभी हम एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो इसी के साथ भाई प्रश्न समाप्त होते हैं और मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक भाई हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।